वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। आज हम बात करेंगे जीएस की दूसरी वीडियो पर और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य गुजरते हैं, जिसको याद करने की एक टेक्निक है। आप इसे याद कर सकते हैं इस निमोनिक द्वारा। मित्र पर गमछा झार। तो मित्र, मी से हो गया आपका मिजोरम, त से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिमी बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झ से हो गया झारखंड। और ये हो गए आपके 8 राज्य। जो आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, 3 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं। ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये अलग अलग देशों को काटती है। तो इसमें पहली है आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के द्वीपीय देशों अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को काटती है। एक कांगो नदी है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी जो कि आपकी अफ्रीका में बहती है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। फिर है आपका मकर रेखा। मकर रेखा आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। फिर है आपकी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। भारत में एक नदी बहती है, माही नदी। माही नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान और गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरती है। ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, जंगरोधी इस्पात का निर्माण किससे होता है। जंगरोधी इस्पात का निर्माण होता है निकेल और क्रोमियम को मिला के। तो इसका सही आंसर है सी, क्रोमियम और निकेल। जंगरोधी इस्पात में इन दोनों के अलावा आयरन, क्रोमियम, निकेल और कुछ मात्रा में कार्बन होता है। इन चारों चीजों को मिलाकर बनता है जंगरोधी इस्पात। इसी के साथ कुछ और भी मिश्र धातुएं जो पूछी जाती है पेपर में कि किससे बनती है, जैसे कि आपका ब्रास, ब्रास यानी कि पीतल, ये मिक्सचर होता है आपके कॉपर और जिंक का। उसके बाद आता है आपका ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, ये मिक्सचर होता है आपका कॉपर और टिन का। उसके बाद है आपका जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है ये मिक्सचर होता है आपके कॉपर, जिंक और निकेल का। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से उत्तराखंड के किस क्षेत्र को कुमाऊं के बारादोली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है भावर क्षेत्र, सल्ट क्षेत्र, किच्छा क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र। सही आंसर है सल्ट क्षेत्र। सल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा का एक भाग है। सल्ट में खुमाड़ नामक एक जगह है, खुमाड़ नामक। इस खुमाड़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उग्र आंदोलन हुआ था। तो इसीलिए इस आंदोलन की उग्रता को देखते हुए सल्ट क्षेत्र को महात्मा गांधी जी ने कुमाऊं के बारादोली के नाम से संबोधित किया। ये जो बारादोली आप सुन रहे हैं, बारादोली एक आंदोलन हुआ था जिस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल ने किया था और ये आंदोलन 1928 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। ये एक किसान विद्रोह था और इस विद्रोह की सफलता के बाद वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तभी से वल्लभ भाई पटेल हैं, उनका नाम क्या हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण सूचना है, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को और इनके जन्म दिवस को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इन्होंने अखंड भारत को मनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हमारा जो अखंड भारत है वो नहीं होता। इसीलिए इनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं की मूर्ति है जो कि गुजरात में स्थित है। एक चीज और याद रखिएगा, जो कुमाऊं का जो बारादोली, जो सल्ट क्षेत्र में जो उस समय आंदोलन हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, उस समय यहाँ के कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हो गए थे। इनमें नाम थे, याद रखिएगा, खीमानंद। अगर आप उत्तराखंड का पेपर दे रहे तो ये इंपॉर्टेंट है, खीमानंद, गंगाराम, बहादुर सिंह मेहरा और चूड़ामणि। अगला प्रश्न है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया गया। ऑप्शन है आपके कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या भारत। सही ऑप्शन है इंग्लैंड। इंग्लैंड के बर्किंघम नामक जगह पर 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। इसका मोटो था गेम्स फॉर एवरीवन, गेम्स फॉर एवरीवन। इसमें 42 कॉमनवेल्थ देशों ने भाग लिया।
इंडिया की रैंक थी, हमारे पारे भारत की रैंक थी इसमें 4th, और हमने जीते 21 मेडल, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज थे। पहले नंबर पे आया आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के टोटल पदकों की संख्या थी 178, और जिसमें से इसने 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज जीते। दूसरे नंबर पे था आपका इंग्लैंड और तीसरे नंबर पे था कनाडा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का नेतृत्व किया, जब ओपनिंग हुई उस समय भारत का नेतृत्व किया मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ने। मनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर है, पीवी सिंधु आपकी बैडमिंटन प्लेयर है, और समापन के समय भारत का नेतृत्व किया, जो फ्लैग बियरिंग होती है, यानी जो फ्लैग लेके चलते हैं आगे से, समापन के समय वो नेतृत्व किया निखत जरीन ने। ये बॉक्सर हैं। और अचंता शरद कमल, ये टेबल टेनिस के प्लेयर है। अगला प्रश्न है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 6, 8, 9, 7। सही आंसर है 9। भारत में 9 राज्य हैं। ये 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि तटीय केंद्र शासित प्रदेश है, वो है आपके पुदुचेरी, दमन और दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन है गुजरात, मणिपुर, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। सही आंसर है मणिपुर। इसका जो असली नाम है नाचने वाले हिरन का, वो है सानगाई हिरन। ये मणिपुर के केपुल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जो ये नाचने वाला हिरन है, ये केवल मणिपुर के केपुल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, उसके अलावा ये कहीं भी पाए नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिश्नी देवी कौन थी? ऑप्शन है एक कवित्री, एक समाज सुधारक, एक लेखिका या एक स्वतंत्रता सेनानी। बिश्नी देवी जो थी वो आपकी एक समाज सुधारक थी, और ये उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण है? कृषि और उद्योगों का अस्तित्व, निर्वाह खेती के साथ वाणिज्यिक कृषि का अस्तित्व, निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्यिक कृषि। इसका सही आंसर है सभी। ये सभी जो आपके पॉइंट हैं, ये सारे के सारे दोहरी अर्थव्यवस्था के लक्षण होते हैं। एक दोहरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम 2 अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्षेत्रों का अस्तित्व होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें पूंजीवादी आधारित विनिर्माण क्षेत्र भी सम्मिलित होते हैं, और श्रम और गहन कृषि को भी महत्वता दी जाती है। यानी पूंजीवादी आधारित जो निर्माण होगा वो भी इसमें सम्मिलित होगा, और कृषि और जो श्रम है वो भी क्या होंगे, इस दोहरी अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है आपकी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी आपकी साधारण मिट्टी, गाद और रेत का मिश्रण है। साधारण मिट्टी, गाद और रेत का मिश्रण होती है। गाद जो आपकी नदी के तट पर जमा हो जाता है, उसे हम गाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, 62 या 63। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है, राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है आर्टिकल 54 में। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए क्योंकि इसमें भारत की जनता भाग नहीं लेती, लेकिन इसमें एक निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं आपके संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके सभी निर्वाचित सदस्य जिनको जनता ने चुना गया है, वो निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन से? केवल दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा है, उसके निर्वाचित सदस्य भी क्या करते हैं? राष्ट्रपति के
निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति अब को जो हटाया जाता है वो केवल तभी हटा सकते हैं राष्ट्रपति को जब वो संविधान का अतिक्रमण यानी कि संविधान का उल्लंघन करे। एक यही कारण है जिसके कारण हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, यानी कि लोकसभा से भी शुरू कर सकते हैं और राज्यसभा से भी शुरू करते हैं। अगर ये जो प्रक्रिया है वो लोकसभा से शुरू होती है तो लोकसभा में जो 1/4 लोग हैं वो राष्ट्रपति को नोटिस देंगे और फिर 14 दिन बाद उस पर वोट पड़ेंगे। अगर 2/3 लोगों ने वोट दिए तो ये जो बिल होगा वो आगे बढ़ जाएगा और कहां चला जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में फिर से इस बिल पर वोटिंग होगी और अगर वहां भी इसको 2/3 वोट मिल गए तो ये बिल पास माना जाएगा और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस हटाने की जो प्रक्रिया है इसमें दोनों सदनों के, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर यानी जो कि निर्वाचित हैं और जो मनोनीत हैं दोनों ही भाग लेते हैं और इसमें एमएलए भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी 35 वर्ष। वर्तमान हमारी जो राष्ट्रपति है वो है हमारी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति है और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वीं राष्ट्रपति थी हमारी और ये 2007 में बनी थी। और अगर आपसे पूछा जाए पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है तो वो भी आपके कौन है, द्रौपदी मुर्मू ही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई और पहली आधिकारिक जनगणना जो थी वो हुई 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल पे और 1872 में ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ रामानुज का जन्म दिवस है, इसीलिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, BIFR का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा ऑप्शन है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, तीसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडियन एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, चौथा ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकैपिटलाइजेशन। इसका सही आंसर है बी, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, BIFR। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और जो ये BIFR है इसकी स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था 1987 में और इसको डिसॉल्व यानी विलय कर दिया गया 2016 में। डिसॉल्व कर दिया गया, फॉर्मेशन हुआ 1987 में और डिसॉल्व हो गया 2016 में। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड बेनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है आपकी पुलेला गोपीचंद की। पुलेला गोपीचंद एक महान बैडमिंटन खिलाड़ी थे। एक और आपकी बुक है फेमस जो कि क्रिकेटर से संबंधित है, वो है आपकी प्लेइंग इट माय वे। ये जो बुक है ये सचिन तेंदुलकर से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, गुप्तकालीन राजकीय कानून माना जाता है। तो गुप्तकालीन जो राजकीय कानून है वो माना जाता है, ऑप्शन है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति या व्यास स्मृति। तो सही ऑप्शन है इसका याज्ञवल्क्य स्मृति। गुप्तकाल जो है आपका, गुप्त वंश की नींव रखी थी श्रीगुप्त ने, इसके संस्थापक थे। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में कई महान राजा हुए जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, गांधीनगर, लखनऊ या चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर है लखनऊ और इसकी स्थापना हुई 1952 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 11 जुलाई 1948। तो सही आंसर है इसका 22 जुलाई 1947। और इसके साथ ही अगर हम पूछे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत इन्हें कब अपनाया गया, तो इन दोनों को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? जनगण मन, जो कि लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने।
और राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, जो कि लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी युग के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दुनिया का सबसे पुराना जोता हुआ खेत माना जाता है? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। हड़प्पा से मिला है हमें R37 कब्रगाह, कब्रिस्तान, और एक मूर्ति मिली है जिस मूर्ति के गर्भ से पौधा निकल रहा है, तो इसे हम कहते हैं उर्वरता, उर्वरता की देवी माना गया उन्हें। और यहां से स्वास्तिक और चक्र के भी साक्ष्य मिले। लोथल आपका एक प्राचीन बंदरगाह है, प्राचीन बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। रंगपुर भी गुजरात में स्थित है। और ये जो आपका हड़प्पा है ये आपका पाकिस्तान में स्थित है, और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। एक और प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल पूछा जाता है, तो इसका समय काल है 2500 BC यानी ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में है? तो भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान है आपका त्रिपुरा में, और बांग्लादेश की पीएम है आपकी शेख हसीना, शेख हसीना, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? ऑप्शन है पांड्य, चोल, चेर या होयसल। तो इसका सही आंसर है पांड्य। पांड्य राजाओं ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। मीनाक्षी मंदिर शिव और पार्वती से संबंधित मंदिर है। मीनाक्षी पार्वती मां का ही दूसरा रूप है, और ये मदुरै में स्थित है। मदुरै जो कि आपके तमिलनाडु में है, मदुरै तमिलनाडु, और बड़ा ही सुंदर मंदिर है ये। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। और ये जो विश्व जैव विविधता दिवस है इसको मनाने की शुरुआत करी थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और एक और है पर्यावरण से संबंधित दिवस, वो है आपका 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है, न्याय की सोने की जंजीर किसने लगवाई? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर है जहांगीर। ये बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये चारों के चारों आपके मुगल राजा हैं। मुगल वंश की स्थापना करी थी बाबर ने। बाबर का बेटा था हुमायूं, और हुमायूं का बेटा था आपका अकबर। अकबर का बेटा था जहांगीर। जहांगीर का जो शासनकाल था वो था 1605 से 1627 ईस्वी में। जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां। ये जो नूरजहां इनकी वाइफ थी ये बहुत फेमस थी, क्योंकि जब जहांगीर का स्वास्थ्य खराब हुआ तो इन्होंने जो राज्य का शासनकाल है उसको चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहांगीर जो थे आपके ये न्याय प्रेमी थे, कला प्रेमी थे, और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। ऐसा भी कहा जाता है कि ये चित्र को देखकर बता सकते थे कि कौन से चित्र का कौन सा भाग किस कलाकार द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका घूमुरा। देखो, घूमुरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक। ये जो घूमरा नृत्य है इसे आप घूमर से कंफ्यूज मत करना, घूमर अलग है, घूमुरा अलग है। घूमरा इसका सही आंसर है ओडिशा। घूमर जो नृत्य है वो राजस्थान का है आपका, ठीक है। और मध्य प्रदेश के कुछ नृत्य हैं जो कि फेमस हैं, वो हैं जैसे कि आपका जवारा, मटकी और ग्रीदा। गिद्दा अलग है, ग्रीदा अलग है। गिद्दा आपके पंजाब से रिलेटेड है। वैसे आपका महाराष्ट्र में हमको पता है लावणी फेमस है, और कर्नाटक में है आपका यक्षगान, याद रखना। ऐसे ही कुछ और नृत्य हैं जैसे कि बिहू आपके असम का नृत्य है, जाट जटिन यह आपका बिहार से संबंधित है। गुजरात में होता है आपका गरबा, डांडिया रास, ये सारी चीजें।
उसके बाद घूमर और गणगौर है आपका राजस्थान से संबंधित। और उत्तराखंड के फेमस नृत्य हैं आपके, उत्तराखंड के फेमस नृत्य क्या क्या है? झोड़ा चांचरी, छोलिया, हुड़का बॉल, ये सारे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई दिनों तक किस स्थान पे रहे? ऑप्शन है मसूरी, कौसानी, अल्मोड़ा या नैनीताल। तो इसका सही आंसर है कौसानी। महात्मा गांधी कौसानी में 1929 ईस्वी में 14 जून से 2 जुलाई तक रहे, यानी पूरे 12 दिन रहे। ठीक है। और महात्मा गांधी ने उत्तराखंड में प्रथम बार, महात्मा गांधी उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम आए 1915 ईस्वी में हरिद्वार में। सेकेंड टाइम ये फिर से आए 1916 ईस्वी में हरिद्वार। हरिद्वार में जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है वहां इनकी स्पीच थी, वहां आए। और देहरादून, 2 जगह की यात्रा की। और तीसरी बार ये आए 1929 ईस्वी में, कुमाऊं में पहली बार। उत्तराखंड में तीसरी बार और कुमाऊं में पहली बार। 1929 ईस्वी में इन्होंने कुमाऊं के हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी क्षेत्रों का भ्रमण किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से कौन सा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A को सम्मिलित करता है, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बनाया? ऑप्शन है 73वें राष्ट्रीय संविधान संशोधन, 74वें, 86वें या 88। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। पहले जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकार पहले थे 7। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 7वां था आपका संपत्ति का अधिकार। लेकिन फिर क्या हुआ? 44वें संशोधन द्वारा ये जो संपत्ति का अधिकार है उसे कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार अभी हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। और ये मौलिक अधिकार जो है ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में वकील ए दर का क्या कार्य था? तो सल्तनत काल में वकील ए दर का कार्य था कानून व्यवस्था बनाए रखना, या कोर्ट की मर्यादा बनाए रखना, या धार्मिक मामलों की देखभाल करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी। इन दिनों में तो उसका कोई काम नहीं था। वकील ए दर का कार्य हुआ करता था राजा के व्यक्तिगत व घरेलू कार्यों का प्रमुख हुआ करता था, उनकी देखरेख करता था। इसी प्रकार सल्तनत काल में कुछ और पद थे, जैसे कि आपका आरीज ए मुमालिक। तो आरीज ए मुमालिक का कार्य था सैन्य विभाग का प्रमुख था, ये सैन्य विभाग का प्रधान। उसके बाद एक और है आपके सद्र उस सद्र, ये धार्मिक मामलों के थे। और एक और आते हैं आपके कारकून जो है ये भूमि कर का हिसाब रखने वाला था। और एक और इंपॉर्टेंट है अमीर ए आखुर आपके अश्वशाला के प्रधान थे। अगला प्रश्न है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की संजय जल विद्युत परियोजना, जो कि संजय गांधी के नाम पे है, संजय जल विद्युत परियोजना, और ये किन्नौर जिले में स्थित है। और इसकी जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता, वो है 120 मेगावाट की। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? ऑप्शन है जॉर्ज यूल, डफरिन, डब्ल्यू वेडबर्न, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जॉर्ज यूल। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ठीक है। और इसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो गए? आपके जॉर्ज यूल। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पहली कहाँ हुई, कौन कौन से अधिवेशन हुए, या कौन आपका पहला अंग्रेज था, कौन सी पहली महिला थी, कौन से पहले हिंदू थे, कब हिंदी में भाषण दिया गया, और क्या क्या हुआ, तो इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में, तो आप वहां देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है?
ऑप्शन है महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग या स्वर्ण व्यापार का मार्ग। तो स्वर्णिम चतुर्भुज इसका ऑप्शन है आपका सी, यह है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई, जिसमें 7 चरण थे और पहले चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारंभ की गई। इसमें क्या किया, जो भारत के 4 महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन्हें आपस में 4 व 6 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ना था, उसकी योजना बनाई गई। अगला है वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन है जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन या साइटोकाइनिन। तो ये सारे के सारे आपके पादप हार्मोन हैं और इसका सही ऑप्शन है बी, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या कार्य करता है, वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है, यानी जब बीज के फॉर्म में जब वो पेड़ होता है, उसका बीज होता है, तो वो उसको सही टाइम पे, जब तक उसका सही टाइम नहीं आ जाता तब तक उसे अंकुरित होने से रोकता है। और जिब्रेलिन का कार्य होता है अंकुरण में योगदान, यानी जो ये डोरमेसी होती है ना, सुसुप्ता कहता है जिसे, डोरमेसी को तोड़ने का कार्य करता है और बीज को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। इथाइलिन का कार्य होता है, ये क्या करता है, फलों को पकाने में मदद करता है। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। और एक और हार्मोन होता है आपका ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन जो है वो सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्पेशली जो उसके टिप्स होते हैं, ठीक है, जो रूट के टिप्स और शूट के टिप्स, यानी जड़ और तने के जो टिप होते हैं, उसमें क्या करता है, सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ये 5 हार्मोन हो गए आपके, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ मैं ज्योति आपसे फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।